इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है और स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्टेटमेंट आपने कई जगह पढ़ा भी होगा, बुक्स में भी पढ़ा होगा, कई जगह कोचिंग के पैकेजेस में भी दिया हुआ है। बट बच्चे के मन में एक सवाल रहता है कि कैसे, उसका रीज़न क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, ये समझ में नहीं आता। तो इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है और स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी ये समझाऊंगा और सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। थोड़ा सा वीडियो छोटा रहेगा तो आपको देखने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे ये दिखाएंगे कि ए वेक्टर प्लस बी इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए। आपने पढ़ा भी होगा और इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, यानी वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। और इसको समझने के लिए ये पैरेललोग्राम लॉ मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। आप सबने पढ़ा होगा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ये बताने के लिए पहले ये हमें कम्यूटेटिव लॉ को समझना होगा। अब इसको समझने के लिए आप देखिए कि ये जो पैरेललोग्राम आप देख रहे हैं, इसकी एक साइड ए और उसके सामने की साइड भी ए होगी, इधर वाली साइड बी, तो इधर की सामने वाली साइड भी बी होगी। तो पैरेललोग्राम लॉ में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हम जानते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी इसके डायगोनल से मिलेगा। अगर हम इधर से ऐड करना शुरू करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये डायगोनल ग्रीन वाला हमें मिल जाएगा ए वेक्टर प्लस बी। लेकिन अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तब भी हमें यही डायगोनल मिलेगा, तो ये आ जाएगा आपका बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो ये क्लियरली समझा जा सकता है यहाँ से कि ए वेक्टर प्लस बी इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए, यानी कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन ये बात एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर अप्लाई नहीं होती, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अगर हम दो एंगल ले लें, लार्ज हो सकते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री, मैं थोड़ा सा इजी होगा समझाने के लिए तो मैं 90 डिग्री का एंगल लेके चलूँगा और ये एक एंगल θ1 और दूसरा एंगल θ2। मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री है दोनों, ठीक है। और इन दोनों एंगल से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो θ2 प्लस θ1 के बराबर नहीं आता है, ठीक है। अब कैसे नहीं आएगा, इसको मैं डेमोस्ट्रेट करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक सेंस हम चुन लेते हैं कि θ1 का सेंस ये है। आप देख रहे होंगे, मैं कोई ऑब्जेक्ट अभी ले लूँगा आपके सामने, उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करके दिखाऊंगा। पहले सेंस समझो, θ1 90 डिग्री है और उसको मैं ऐसे रोटेट करूँगा इस तरह से पहले, और θ2 जो कि 90 डिग्री है बट उसको मैं ऐसे रोटेट करूँगा। और इन दोनों के रोटेशन के बाद जो हमें ओरिएंटेशन मिलेगा ऑब्जेक्ट का वो देखेंगे। फिर दूसरे केस में हम देखेंगे यहाँ पर कि जब θ1 प्लस θ2 हमने कर लिया, अब दूसरे केस में हम देखेंगे कि θ2 पहले करेंगे, यानी 90 डिग्री से ही रोटेट करेंगे, लेकिन सेंस यही वाला 90 वाला पहले आएगा, यानी इस तरह से रोटेट करूँगा। फिर θ1 बाद में करूँगा, यानी ये वाला θ1 90 डिग्री बाद में करूँगा इस तरह से, तब रिजल्ट डिफरेंट आएगा। तो वहाँ से हम कह पाएंगे कि θ1 प्लस θ2 इज़ नॉट इक्वल टू θ2 प्लस θ1, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, जैसे कि 1 डिग्री 2 डिग्री, काफ़ी छोटे एंगल लेंगे, तो वहाँ पर ये जो रिजल्ट आएंगे θ1 उसको हम d थीटा कहेंगे स्मॉल एंगल को। तो d θ1 प्लस d θ2 विल बी इक्वल टू d θ2 प्लस d θ1। d थीटा स्मॉल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1-2 डिग्री तक हो सकता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कि ये θ1 प्लस θ2 इज़ नॉट इक्वल टू θ2 प्लस θ1 कैसे होगा। और इसको समझने के लिए यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट मैंने ये ले लिया, ये आप एक डायरी देखिए। सबसे पहले तो इस डायरी के फेसेस को देख लो। ये फेसेस में आपको D17 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये ब्लैक वाला है, बाकी इसके ये 3 फेस ये वाले वाइट में, ये थोड़ा लॉन्गर साइड है, ये 2 साइड है शॉर्टर है, और इस एक तरफ से ये रिबन आ रहा है, एक तरफ रिबन नहीं है। और ये एक इसकी दूसरी साइड है बैक साइड, ये फ्रंट साइड में D17 है और दूसरी साइड में इस तरह का डिज़ाइन है। आप पैटर्न को आप एक बार देख लें, ये 2 बड़े फेस हैं, एक साइड में D17 एक साइड में नहीं लिखा है और यहाँ ब्लैक है। बाकी 3 साइड में ये 2 साइड, ये वाइट वाली और ये वाइट वाली बराबर है,
लेकिन यहाँ रिबन लगा दिया मैंने, और दूसरी साइड वाइट ही है बट लॉन्गर साइड है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को पहले मैं θ1 से रोटेट करूँगा। θ1 90 डिग्री है, तो इसको हम 90 डिग्री से रोटेट करते हैं, ठीक है, इस सेंस में। तो मैंने इसको रोटेट किया, पहले θ1 देन θ2। तो इसको θ1 यानी ऐसे रोटेट करूँगा मैं पहले, फिर ऐसे रोटेट करूँगा। तो आप देखिए इसको मैंने ऐसे रोटेट किया, ठीक है। दोबारा से देखिए θ1 ऐसे है थीटा, तो ये डायरी ऐसे थी, तो θ1 ऐसे है, तो मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया। इसके बाद θ2 90 डिग्री यानी ऐसे रोटेट कर दिया ये। तो आपको अभी जो फेस विजिबल है वो ये वाला फेस है विदाउट रिबन, वाइट वाला। ध्यान रखिएगा, वाइट वाला शॉर्टर एज और विदाउट रिबन। अगर देखना चाहें दोबारा से देख लो, डायरी ऐसे थी, इसको सबसे पहले मैंने θ1 90 डिग्री से ऐसे रोटेट किया यानी इस तरह से, और उसके बाद θ2 ऐसे रोटेट किया 90 डिग्री से। तो ये वाला फेस आपको ऊपर विजिबल हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अब हम सेकंड अटेम्प्ट करेंगे θ2 90 डिग्री और θ1 90 डिग्री, लेकिन सेंस वही जो पहले थे। तो θ2 का सेंस आप देख रहे हैं पहले ऐसे, और फिर θ1 का सेंस ऐसे। तो वापस डायरी को उसी ओरिएंटेशन में ले आते हैं, देखते हैं कि सेम यही रिजल्ट मिलेगा या डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा, यानी ओरिएंटेशन डायरी का यही आएगा या डिफरेंट आएगा। तो पहले जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से शुरुआत करेंगे। ध्यान रहे θ2 पहले है, तो θ2 का सेंस ये है इस तरह से। तो इस डायरी को इस ओरिएंटेशन में रखने के बाद मैंने पहली बार 90 से रोटेट किया, इस तरह से ये हो गई। उसके बाद θ1, अभी देखिए सेंस आपको दिख रहा होगा इस तरह से, पहले मैंने ऐसे रोटेट किया था, इसके बाद ऐसे रोटेट करूँगा। तो मैं वापस ले आता हूँ एक बार, फिर से देखिए ये ओरिएंटेशन स्टार्टिंग में ये था, तो 90 डिग्री से रोटेट करेंगे इस सेंस में यानी ऐसे, और उसके बाद हम ऐसे रोटेट करेंगे यानी ऐसे। आप देखिए ये फाइनल रिजल्ट ये वाला है। इससे पहले जो रिजल्ट हमें मिला था उसमें आपको याद आ रहा होगा वाइट वाला फेस था और इस तरह का ओरिएंटेशन था, याद करो ये वाला ओरिएंटेशन था। और अब हमें जो ओरिएंटेशन मिला है वो ये वाला ब्लैक वाला। क्या दोनों रिजल्ट सेम मिले हैं? नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि θ1 प्लस θ2 इज़ नॉट इक्वल टू θ2 प्लस θ1। अब ये कम्यूटेटिव लॉ तो है, बट इट इज़ नॉट ओबेड बाई दीज वेक्टर्स θ1 एंड θ2। सो हम कहेंगे कि जो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बट इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन जब हम छोटे एंगल लेते हैं 1, 2, 3 डिग्री तक, तो ये फिर वहाँ हम dθ1 एंड dθ2 लेके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि वहाँ रिजल्ट सेम आएंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप कि मेरी बात शायद आपको समझ में आएगी। और ध्यान रहे कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, लेकिन यहाँ जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये ओबे नहीं कर रहा कम्यूटेटिव लॉ को। रिजल्ट हमने देखे कि पहले हमें रिजल्ट केस में ये मिला था और दूसरे में हमें ये मिला था। आप देख सकते हैं डायरी का ओरिएंटेशन एकदम डिफरेंट है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, देयरफॉर इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी 1, 2, 3 डिग्री तक, ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री तक हम ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। चलिए।